इस देश के अंदर जो जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ा रहे, आप हम दो हमारे में सोते रह गए, तो ये लेकिन हम 5 हमारे 25 करते रह गए। देखिए, केजरीवाल जो है वो एक कांग्रेस का दूसरा रूप है, और कांग्रेस को मैं बिल्कुल ही जिहादी पार्टी कहता हूं। कारण यह है, कांग्रेस का जो अपना एक पास्ट है वो गयासुद्दीन गाजी से स्टार्ट होता है और फिरोज खान से स्टार्ट होता है। उनके यहां सारे क्रॉसबिड है। कांग्रेस में आप अगर देखेंगे तो कोई उनका ना धर्म है, ना कोई उनका जात है, ना कोई मजहब है, ना कोई पंथ है, वो ना किसी संप्रदाय से आते हैं। वो एक पैदा हुए जिहादी हैं जो कबीले वालों का साथ देते हैं, कबीले से आए हुए लोग हैं। उनको किसी धर्म संप्रदाय और किसी संस्कृति परंपरा से लेना देना है नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 3 अप्रैल को हिंदू महापंचायत का आह्वान किया गया है। 8 अगस्त को आपको याद होगा कि जंतर मंतर पे भारी संख्या में जुटे थे लोग, और उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई भी की थी। इस बार क्या मकसद है हिंदू महापंचायत को बुलाने का 3 अप्रैल को, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी जी, उनसे बातचीत करते हैं। सुशील तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। 3 तारीख को फिर से हिंदू महापंचायत बुलाने का क्या मकसद है? देखिए, हिंदू महापंचायत बुलाने का मकसद है, हम 3 अप्रैल को बुराड़ी अथॉरिटी ग्राउंड है, उसमें 2 अप्रैल से हमारा नववर्ष, हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। और उस 9 रात्रि जो होती है, 9 दिन के अंदर कोई भी कार्य करिए तो सिद्ध हो जाता है। हिंदू आर्मी हो या सेव इंडिया फाउंडेशन हो या हिंदू रक्षा दल हो या सैकड़ों जो हिंदू संगठन हम वहां इकट्ठा हो रहे हैं, संवैधानिक तौर पर हमारा अधिकार है कि हम अपनी मांगों को सरकार से समय समय पर रखते हैं, और हमें इसका बड़ा लाभ भी मिलता है। रही बात पिछले 8 अगस्त को जो हम लोग तिहाड़ गए, 8 योद्धा और तमाम ऐसी घटनाएं हुई, जेल में भी रहना पड़ा, लेकिन इस बार हमने इसलिए बुराड़ी अथॉरिटी में रखा है। बहुत बड़ा ग्राउंड है और वहां पे कितनी भी भीड़ हो जाए और ऑर्गेनाइज तरीके से मंच वगैरह सब कुछ है, पुलिस और परमिशन वगैरह लेके न्यायपालिका का आदर करते हुए हम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सरकार से अपनी पूरी मांगों को रखने जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने 8 योद्धाओं का जिक्र किया, उसमें आप भी थे जो जेल गए थे, लेकिन क्या इस बार किस बात की गारंटी होगी कि जिस तरह के नारे उस वक्त लगाए गए थे, जिस तरीके से दूसरे पक्ष के खिलाफ बोला था, लोगों ने कहा कि नफरत भरी टिप्पणियां की गई थी, तो क्या ऐसे में इस बार गारंटी होगी कि ऐसे बयान नहीं होंगे और इस तरह की भाषा से बचा जाएगा? और क्या पुलिस ने वाकई परमिशन दी है कि आप इतनी संख्या में वहां पर जुटे? देखिए, पिछली बार कोविड काल चल रहा था, कई बंदिशें थी, लेकिन अभी कोविड का कोई भी प्रकोप या कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है। देखिए, आज से नहीं, हमारे संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, जिस संविधान से ये भारत चलता है, इस संविधान ने मतलब हमें ये अधिकार दिया है कि हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा पाएं। और जहां तक है कि गारंटी की, तो ये बिल्कुल हम न्यायपालिका की सम्मान करते हुए जो न्यायिक भाषा है, जो संवैधानिक भाषा है, उसी का प्रयोग करेंगे। किसी भी ऐसी भाषा का प्रयोग वहां नहीं होगा जिससे हमारा जो मुख्य लक्ष्य है उससे हम भटक जाएं। पिछली बार तो लगभग कई मांगे थी, इस बार कितनी मांग आप वहां पे मांग रहे हैं? कौन कौन से मुद्दों को छू रहे हैं? देखिए, मुख्य मांगे हैं जो हमारी, वैसे तो जनसंख्या नियंत्रण हमारा फेवरेट विषय है, और इसमें मैं कई बार कह चुका हूं कि जनसंख्या नियंत्रण अगर नहीं हुआ तो देश में विभीषिका बहुत बड़ी आने वाली है। इसी तरीके से समान नागरिकता कानून है, जैसा कि पुष्कर धामी जी ने अभी 2 दिन पहले अपने स्टेट में लागू करने का वचन दिया है। इसी तरीके से मंदिर मुक्ति का है, इसी तरीके से एक देश एक कानून का है, जनसंख्या नियंत्रण का है। इस तरीके के 5-6 बिंदुओं पे हम लोग वहां पे 5 बिंदुओं पे इकट्ठा हो रहे हैं। अब रही बात की लोग कहते हैं मतलब कि जाने से फायदा क्या है, तो देखिए, आज फायदा हमें है। आज गुजरात के अंदर ये हमारे आंदोलन की देन है, ये हमारे जन जागृति की देन है कि गुजरात के अंदर श्रीमद् भागवत गीता वर्ग 6 से लेके 12 तक वो लागू हो गया है और सक्रिय हो गया, अनिवार्य कर दिया गया है। आज आपने कर्नाटक में देखा, बोमई सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, उन्होंने हिजाब पे कैसे डट के मुकाबला किया, न्यायपालिका ने किस तरीके से न्याय दिया। क्योंकि जब हिंदू जागता है, तो जब एक तरफा जागरण होता है तो वो न्यायपालिका नहीं सुनती, लेकिन वो देखती है कि नहीं, दोनों पक्ष। तो इस बार हिंदू मजबूत पड़ा और न्यायपालिका को यह कहना पड़ा कि नहीं, हिजाब नहीं चलेगा, और इस देश में ये देश सरिया से नहीं चलेगा, कानून से चलेगा, यूनिफॉर्म ही चलेगा।
तो इसी तरीके से चाहे यूनिफॉर्म सिविल एक्ट हो, इस तरीके के कोड हो, तमाम तरीके के मुद्दों पे हम लोग वहां जा रहे हैं। आपने देखा इसका बेनिफिट कि आज बोम्बई सरकार गीता, श्रीमद् भागवत गीता लागू करने जा रही है। पुष्कर धामी जी सिविल कॉमन एक्ट लागू करने जा रहे हैं। हमारे जन जागृति का, हमारे इस अभियान का, हमारे इस आंदोलन की देन है जो आज द कश्मीर फाइल जैसी छोटी सी सिनेमा जो 5 करोड़ से शायद या 15 करोड़ से बनी थी, वो आज 500 करोड़ की पार कर गई है। सारे बॉलीवुड जिहादी तड़प रहे हैं, तड़प मतलब बिल्कुल बिलख रहे हैं। चाहे वो अक्षय कुमार की मूवी हो, बच्चन पांडे, या इसकी आमिर खान की कोई मूवी आ रही चड्ढा करके, लाल सिंह चड्ढा करके, या कुकुर और विधर्मी सलमान खान की कोई मूवी हो, कोई चल नहीं रही है। उनको पता लग गया है कि अब राष्ट्र हित में हमें सिनेमा बनाना पड़ेगा। भारत की जनता जिस भाषा में समझेगी उस भाषा में राष्ट्रवादी हम समझाएंगे। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि और कोई काम नहीं है। उन्होंने निशाना साधा है कि कई लोग तो सिर्फ पिक्चर के प्रमोशन में लगे हैं और इनको कोई काम नहीं है, पिक्चर का प्रमोशन छोड़ के कुछ और काम पे लगे। देखिए, केजरीवाल जो है वो एक कांग्रेस का दूसरा रूप है, और कांग्रेस को मैं बिल्कुल ही जिहादी पार्टी कहता हूं। कारण यह है, कांग्रेस का जो अपना एक पास्ट है वो गयासुद्दीन गाजी से स्टार्ट होता है और फिरोज खान से स्टार्ट होता है। उनके यहां सारे क्रॉसबिड है कांग्रेस में। आप अगर देखेंगे तो कोई उनका ना धर्म है, ना कोई उनका जात है, ना कोई मजहब है, ना कोई पंथ है। वो ना किसी संप्रदाय से आते हैं। वो एक पैदा हुए जिहादी हैं जो कबीले वालों का साथ देते हैं, कबीले से आए हुए लोग हैं। उनको किसी धर्म संप्रदाय और किसी संस्कृति परंपरा से लेना देना है नहीं। आज उनकी जो पतन हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो विधर्मी हैं, जो 20% जिनको हम कहते हैं, जो विधर्मी है कौन? देखिए, विधर्मी हमने नोट किया हुआ, हिंदुस्तान में डरी हुई कौम है विधर्मी, जिसको आप डरी हुई कौम कहते हैं। उनकी आबादी 18 से 20% है, यह सत्य है। दूसरा, मगर इसकी जो हिस्सेदारी बलात्कार में कितना परसेंट है? 98%। मैं तिहाड़ में रहा, मैंने देखा मतलब 98% जो कैदी थे जो काट रहे थे वो ये थे, विधर्मी थे। इनको अलग इनकी पूजा करने के लिए जगह दी गई है। लूट में 95%, आतंकवाद में 100%। जैसे समाजवादी पार्टी का नाम ले लीजिए, लाल टोपी देख लीजिए तो आप कहते हैं गुंडों की पार्टी है। उसी तरीके से अगर आप आतंकवाद का नाम लीजिए तो आतंकवाद से एक वही कबीले वाला कट्टरपंथी समाज का नाम आता है। दूसरा, खैराती में सब्सिडी पाने में 700%, ध्यान से समझिएगा। तीसरा, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं पाने में 800%, और देश की तरक्की अगर टैक्स देने में 0.1% भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ये विधर्मी इस देश के अंदर जो जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ा रहे, आप हम दो हमारे में सोते रह गए, तो ये लेकिन हम 5 हमारे 25 करते रह गए। कहने का तात्पर्य यह है कि आज के डेट में जो हम आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन से जो सरकारें हैं उनको मजबूती मिल रही है। हम 8 अगस्त को भी सरकार को कमजोर करने नहीं गए थे, और हम 3 अप्रैल को सरकार को कमजोर करने के लिए नहीं जा रहे हैं। सरकार का हम लोग मजबूती बनते हैं। जब हम आंदोलन करते हैं तो उस आंदोलन से जो हुजूम दिखता है, हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का जो दिखता है, तो उसे हमारे ईश्वरीय प्रधानमंत्री जो 5200 वर्ष बाद एक ईश्वरीय अवतार प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में हुआ है, जो आज केंद्र में दूसरी पारी खेल रहे हैं और तीसरी पारी की हम लोग तैयारी 2024 की कर रहे हैं, तो उनको यह बल मिलता है राज्यसभा में और लोकसभा में कि भाई देखो, पूरे भारत की जनता त्राही त्राही कर रही, जो 80% वाले लोग हैं उनकी ये डिमांड है, इसलिए ये बिल आपको पास करना पड़ेगा। अपने आप से करेंगे तो बोलेंगे जनता में तो कोई जागृति नहीं है। तो देखिए, जन जागरण तो आपको करना पड़ेगा। पिछले दिनों चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को छूने की कोशिश की थी, जनसंख्या को, और ड्राफ्ट उन्होंने एक बनाया था, उस पर राय भी मांगी थी। उसका बहुत विरोध हुआ था। जो विपक्षी पार्टी है, बहुत जबरदस्त विरोध उन्होंने किया था कि आखिरकार ये मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए कर रहे हैं। अब तो योगी दोबारा आ गए, रिटर्न आ गए। अब आपको लगता है कि इसको कानून की शक्ल में लाना चाहिए? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण नीति पर प्रस्तावित है योगी जी का, वापस नहीं लिया गया है वो। और जनसंख्या नियंत्रण नीति पे बुलडोजर बहुत बढ़िया से चलने वाला है। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हैं तो सीना और चौड़ा हो जाता है और अंग अंग फड़कने लगता है। जैसे बजरंगबली का नाम ले लीजिए। तो योगी आदित्यनाथ अपने आप में इस अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र के, भारत के भाग्य विधाता और भारत के भविष्य हैं। और वो एक एक नीतियों पे बहुत मतलब तरीके से, गंभीरता से काम कर रहे हैं। अब उनको और मजबूती मिली है। मैं ये समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जनसंख्या नियंत्रण नीति पे बहुत जल्द काम करेंगे।
मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे आंदोलन का 3 अप्रैल से बार बार मीडिया भी कहती है कि तुम लोग बार बार ये आंदोलन करते रहते हो, इससे मिलता क्या है तुम लोग। आज आप देखिए, जब आप कल शपथ ग्रहण हो रहा था उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा जी आए थे। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने, ये हिंदू आर्मी का ही एक अभियान है, हम लोगों ने ट्वीट किया और दूसरे दिन उन्होंने मदरसों पे न्यूज आ गया हमारे पास। तो क्या होता है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप मुख्यमंत्री तक इमीडिएटली अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने वहां मदरसों का आधुनिकीकरण कर दिया, जो खैरात में फर्जी मदरसे थे उसको बंद कर दिया। हमारा विरोध या हिंदू आर्मी का विरोध या भाजपा का विरोध या राष्ट्रवाद का मतलब यह नहीं है कि हम मुसलमानों का विरोध करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, फर्जी मदरसा बना के आप पैसे ले रहे हैं, उसमें आप सिर्फ जिहाद सिखा रहे हैं, उन बच्चों को कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो सही तो किया आधुनिकीकरण करके। तो हमारे आंदोलन से जन जागृति हो रही है, और उस जन जागृति में जो हमारे लोग बैठे हैं, जो जाके सिस्टम में, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, बोमई जी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, या पुष्कर सिंह धामी हो, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, ठीक, आप समझिएगा बात को। कुल मिला के ये है कि ये जो काम कर रहे हैं, ये हमारे आंदोलनों से प्रेरित होकर सरकारें इस तरह की नीतियां बना रही हैं। अगर हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें राम राज्य स्थापित करना है, हमें विश्व गुरु बनना है, हमें अगर अफगानिस्तान जो हमारा पहले था, पाकिस्तान हमारा था, हमें अपना अखंड भारत को करना है, तो हमको इस तरह के आंदोलनों से दूर नहीं भागना पड़ेगा। हमें इस तरह के आंदोलनों को करके और सरकार को बार बार उनके कंधों को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि राज्यसभा और विधानसभा और लोकसभा में वो हमारे लिए बिल पास कर पाए और ये हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो पाए। तो आप भाषण लिख के ले जाएंगे ना इस बार? पिछला भाषण याद है ना, जिसके कारण तिहाड़ गए थे? नहीं, देखिए, भाषण में हमने पिछली बार भी जनसंख्या नियंत्रण नीति पे बात करी थी, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। अब उसको देखिए, हम लोगों ने तो कुछ बोला ही नहीं, लेकिन दूसरे दिन शोएब जमई नाम का एक विधर्मी आता है, जो आपका जर्नलिज्म में, वो जर्नलिज्म तो नहीं है, वो कोई प्रवक्ता वक्ता किसी विधर्मी संगठन का है, कट्टरपंथी संगठन का है, वो कबीले वालों का। तो वो आता है शोएब जमई और माता सीता को गरिया के जाता है, श्री राम को गरिया के जाता है, हिंदुओं को गरिया के जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब आप कहेंगे कि वहां तो सरकार केंद्र में अमित शाह जी की थी, तो आप लोग, तो अमित शाह जी की सरकार जरूर थी, एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम लोग गए थे, लेकिन हम लोग को निकलने कौन नहीं दे रहा था? वही केजरीवाल जिसकी आप बात कर रहे हैं, को उस द कश्मीर फाइल का विरोध कर रहा है। वो विरोध क्यों नहीं करेगा? जब कोविड काल के अंदर 100 डॉक्टरों को चिन्हित किया गया कि 1-1 करोड़ का चेक दिया जाएगा, तो उसको पहला डॉक्टर एक विधर्मी मिला, कट्टरपंथी मिला, जो 18% वाला है, जो सबसे बड़ा फैलाता है, जो फैलाता है, जो थूक जिहाद फैलाता है, जो खाने में थूक मिला के सबको खिलाता है, वो उस डॉक्टर को चुना। उसने उस कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसको लुभाने के लिए वो इस तरह के वक्तव्य दे रहा है। कायदे से हिंदुओं को उसको पकड़ के दंडित करना चाहिए, सिर्फ स्याही फेंकने से या थप्पड़ मारने से काम तो देखिए नहीं चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, केजरीवाल जैसे, मैं विधर्मी और अपनी भाषा में कसाई कह लीजिए, उसको हिंदुओं से कोई लेना देना है नहीं। वो अभी देखिए, चूंकि किसी वजह से पंजाब में भी उसकी सरकार बन गई है, लेकिन यह है कि इस बार दिल्ली में नहीं बनेगी, लोग जाग गए हैं। और मैं ये समझता हूं कि तो अब दावा हरियाणा पे, हिमाचल पे और दूसरे राज्यों पे भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं दिल्ली में नहीं बनेगी, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दाल गली? एक सीट कहीं आ गई हो तो बताइए। अगर उनके सारे जो कैंडिडेट्स थे उनके जमानत न जब्त हुए तो मुझे बताइए। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको 3-3 वोट मिले हैं, क्या करेंगे आप? तो केजरीवाल ठीक है, वो दिल्ली से सटा हुआ प्रदेश है और कांग्रेस से लोग बहुत परेशान थे, वहां एक विकल्प चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने कोई मजबूत चेहरा वहां नहीं दिया या मजबूती से संगठन ने काम नहीं किया, उसका सफलता जरूर केजरीवाल को मिल गया। लेकिन ये मान के चलिए कि केजरीवाल जो सोच रहे हैं कि वो भाजपा का विकल्प बनेंगे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वो आए तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे थे, लोकपाल बिल और तमाम इस मुद्दों पे आए थे, लेकिन आने के बाद जो उन्होंने प्रिस्क्रिप्टेड किया और अधर्मियों से फंड लेके, बाहर से फंडिंग लेके, और आज जो अपना प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ठीक है वो बने हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूं केजरीवाल के सपने अधूरे रह जाएंगे और वो कुछ बन नहीं पाएंगे। उनकी नौटंकी, उनकी खांसी ऐसे चलती रहेगी, कोई मतलब नहीं है उनका। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो सुशील तिवारी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बोला और 3 अप्रैल को क्या कुछ करने जा रहे हैं उस पर अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लगातार जुड़ रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।